Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है। मैं एनएचएमएमआई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? सीजर या जिसे हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, यह एक तरह की बीमारी है जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से होता है। हमारे ब्रेन में हमेशा एक एक्टिविटी चलता है जिसकी वजह से अगर हमें ज़रूरत हुई हाथ उठाने के लिए या बोलने के लिए तो कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हम ये कर पाते हैं। तो कभी-कभी किसी कारण की वजह से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एब्नॉर्मल डिस्चार्ज अचानक से आते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को झटके आने लगते हैं। सामान्यतः यह हाथ-पैर में कंपन या झटके की वजह से झटके के रूप में प्रकट होता है या फिर पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है और कई बार उसे डर भी लगता है या कई बार कुछ छोटे-मोटे मूवमेंट्स करता है जैसे होठ चलाना, जिसे हम लिप स्मैकिंग बोलते हैं या फिर केवल एक तरफ के हाथ में या पैर में झटका आना होता है। तो ये सीज़र जो है ब्रेन में एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने की वजह से होता है। What is epilepsy? एपिलेप्सी यदि किसी व्यक्ति को ये जो सीज़र मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, यदि किसी व्यक्ति को ये सीज़र 2 से ज़्यादा बार होता है तो हम इसे एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें कि बार-बार कई तरह के सीज़र या एक ही तरह के सीज़र होते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उसे फिर हम एपिलेप्सी की बीमारी कहते हैं। What are the different types of seizures and do they affect people differently? यस, सीज़र के जो है कई प्रकार होते हैं जिसमें मुख्यतः फोकल सीज़र जिसमें ब्रेन में हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तो इसमें जिसे हम पार्शियल सीज़र भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष को केवल हाथ में या पैर में झटके आएंगे और सामान्यतः उसका होश कम नहीं होता है, वो अवेयर रहता है कि क्या हो रहा है या फिर पार्शियली अवेयर होता है। दूसरा होता है जनरलाइज सीज़र जिसमें ब्रेन में अचानक से पूरे ब्रेन के हर हिस्से में एक्टिविटी जनरेट होने लगती है जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सामान्यतः उसके पैर हाथ दोनों तरफ जो है झटके आते हैं, आंखें ऊपर की तरफ पलट जाती हैं और कई बार जीभ भी कट जाता है। तो 2 मुख्य प्रकार जो होते हैं वो पार्शियल सीज़र और जनरलाइज सीज़र होते हैं। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? सामान्यतः ज़्यादातर लोगों में 50% लोगों में हमें एपिलेप्सी का कोई कारण नहीं मिलता है, परंतु जो 50% बचे हुए लोग होते हैं उनमें एपिलेप्सी का मुख्य कारण किसी तरह का ब्रेन में इन्फेक्शन होना, मतलब पास्ट में इन्फेक्शन का होना या करंट में भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो एपिलेप्सी हो सकता है उसकी वजह से। हेड इंजरी एक बहुत प्रमुख कारण है। ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन जो मैंने बताया उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, हेड इंजरी कॉमन है, कई बार ब्रेन में ट्यूमर की वजह से भी झटके आते हैं। बाकी के बहुत सारे कॉजेज़ में हमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है जहाँ पर कोई ना कोई जेनेटिक कॉज होता है जो कि सामान्यतः आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो इसे हम फिर इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। इडियोपैथिक मतलब आपको काफ़ी इवेल्युएशन के बाद भी किसी तरह का कारण नहीं मिल पाया, तो ये इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहलाता है। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? जैसे मैंने शुरू में ही डिस्क्राइब किया कि कई बार बार सीज़र होने को हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो सीज़र में क्या होता है, साइंस और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये अचानक से ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से पेशेंट अचानक से असामान्य रूप से बिहेव करने लगता है। जैसे कि वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगेंगी, पहले हाथ हिलना चालू होगा या फिर एक साथ दोनों हाथों में और पैरों में झटके आना चालू हो जाएंगे और उसके बाद व्यक्ति गिर जाता है और वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। सामान्यतः इसमें मुंह से झाग चलना, जीभ का कट जाना और कभी-कभी यूरिन और मोशन का भी कपड़ों में हो जाना, ये जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होता है उसके प्रमुख लक्षण हैं। परंतु जैसा मैंने पार्शियल एपिलेप्सी, पार्शियल सीज़र की भी बात करी थी, उसमें शरीर के एक हिस्से में झटका आना या तो
मरीज के दाहिने तरफ या बाएं तरफ झटका आएगा, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर ब्रेन में डैमेज हुआ है। और इसमें पेशेंट अवेयर भी रह सकता है, या कई बार झटका ऐसे स्टार्ट होकर के सेकेंडरीली जनरलाइज हो जाता है। मतलब इसमें पेशेंट को झटके एक तरफ स्टार्ट होंगे और उसके बाद पेशेंट जो है दोनों तरफ हाथ पांव में झटके आने लगेंगे और पेशेंट बेहोश हो जाएगा। तो इसे हम फिर पार्शियल सीजर में सेकेंडरी जनरलाइजेशन कहते हैं। कुछ ऐसे भी एपिलेप्सी होते हैं जिसमें, जो ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, जिसे हम एब्सांस एपिलेप्सी बोलते हैं, एब्सांस। उसमें बच्चा जो है डे ड्रीमिंग करेगा। आपको ये उनके पेरेंट्स ये हिस्ट्री देंगे कि बच्चा जो है थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाता है, वो स्टेयर करने लगता है, जस्ट बैठा रहेगा और थोड़ी देर के लिए वो एनवायरनमेंट से कट जाएगा, वो जस्ट एक जगह देखता रहेगा और आंखें थोड़ी ब्लिंक करेगा। कुछ एपिलेप्सी ऐसे होते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है लिप जिप चलाना चालू कर देता है, लिप स्मैकिंग करता है और कई बार केवल हाथों के थोड़े से मूवमेंट होते हैं। तो इसमें हिस्ट्री आपको ये मिलेगी, मतलब परिवार पेरेंट्स ये बताते हैं, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, इसे पेरेंट्स ये बताते हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाता है और होठों को मूवमेंट करता है या फिर हाथ से पिकिंग मूवमेंट करता है। तो ये कुछ जो है मिर्गी के लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताया। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एपिलेप्सी से ग्रसित होता है, पहले तो हमारे समाज में स्टिग्मा, जो हम बोलते हैं भ्रांतियाँ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि एपिलेप्सी वाला मरीज जो है उसके साथ में संगत में रहने से दूसरे व्यक्ति को भी एपिलेप्सी हो सकती है, कॉन्टेजियस है एपिलेप्सी। जैसा ऐसा है ही नहीं बिल्कुल, परंतु लोगों में ये भ्रांति पुराने समय से चल रहा है कि एपिलेप्सी जो है कॉन्टेजियस बीमारी है, तो उनके संगत में मत रहिए। अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते हैं पेरेंट्स, अगर पता चल जाए कि सोसाइटी में इस बच्चों को एपिलेप्सी है या फिर फलाना स्कूल में ऐसा बच्चा है जिसको एपिलेप्सी है, तो लोग अपने बच्चों को मना करते हैं कि आप उनके साथ मत खेलो, आपको भी होने का रिस्क है। डरते हैं पेरेंट्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। दूसरा, एपिलेप्सी में ये भ्रांति है कि उसका इलाज है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी है तो उसके ऊपर किसी तरह का भूत प्रेत है, साया है, जिसकी वजह से ऐसी समस्या आ रही है, उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, तो लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं। गांव और जो दूरस्थ इलाके हैं उसमें ये समस्याएं ज़्यादा हैं। लोग कभी भी इलाज के लिए खोजते ही नहीं कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि किसी तरह का ये पोजीशन है, उस व्यक्ति को किसी तरह का भूत प्रेत है। और एपिलेप्सी होने के बाद प्रॉपर केयर कभी नहीं सर्च करते हैं, कभी उसको जूता सूंघवाते हैं या फिर मुंह में चाबी डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है भ्रांतियाँ हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ बताना चाहूँगा कि इस तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एपिलेप्सी किसी भी तरह का कॉन्टेजियस नहीं है और इसका इलाज बहुत अच्छा उपलब्ध है। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को सीजर की बीमारी है तो ही ट्रिगर्स की हमें बात करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं है तो ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी है, बचपन से हेड इंजरी की वजह से उसे ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है या कुछ और जेनेटिक कॉज है, जैसा मैंने बताया, अगर परिवार में फैमिली हिस्ट्री है और वो सीजर से ग्रसित है, तो क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो इसे सीजर करवा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है कि अगर आपने दवाइयाँ ले रहे हैं रेगुलर, आपने उसको बंद कर दिया। मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखता हूँ कि लोग जो दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। अगर उन्होंने 1 और 2 डोजेज भी मिस किए तो एपिलेप्सी ट्रिगर कर जाता है, जिसे हम ब्रेक थ्रू सीजर बोलते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना ज़्यादा रखते हैं, नींद पूरा नहीं लेते हैं। स्क्रीन टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट आपकी आंखों पे रोशनी आता रहता है। तो जो ब्राइट लाइट्स होते हैं, जो जैसे हम डिस्को में देखते हैं कि बार बार लाइट का आना जाना आंखों के ऊपर, तो ये एक तरीके से नींद को भी प्रभावित करता है। नींद का कम होना खुद में एक ट्रिगर है एपिलेप्सी होने का, और दूसरा ब्राइट लाइट भी एक ट्रिगर है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि एपिलेप्सी से ग्रसित है और उसे फीवर हो जाए या किसी तरह की कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एपिलेप्सी को ट्रिगर कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं या फिर मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं, तो ये एपिलेप्सी को ट्रिगर कर सकता है। डिस्पाइट आप मेडिकेशन अच्छे से लेते रहेंगे तो भी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन ट्रिगर्स से बचें। और सामान्य व्यक्तियों को भी कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हमें लाइफ स्टाइल एक फॉलो करना चाहिए। वो एपिलेप्सी के व्यक्तियों में भी लागू होता है, सामान्य व्यक्तियों में भी लागू होता है। तो ये सारे कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं। Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures?
देखिए, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को साल में 1 बार झटका आ रहा है, तो डेफ़िनिटली हम ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर पाएँगे। परंतु बहुत सारी ऐसी मिर्गी की बीमारी भी होती है, ख़ास करके बच्चों में कुछ सिंड्रोम्स होते हैं या बुजुर्गों में जो अल्ज़ाइमर से पीड़ित होते हैं या डिमेंशिया की बीमारी है, उनमें कुछ अगर ऐसे एपिलेप्सी होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो घर में ही पूरे समय रहेंगे। यूथ में एक प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें मैं यूथ के लिए बताऊँगा कि अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको मेडिसिन्स सरप्लस में रखना है, मेडिसिन कभी भी मिस नहीं करना है, कभी ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे मेडिसिन नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बाहर था। तो आपको मेडिसिन अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। भले ही आप अलार्म लगा कर के लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है कि बाकी काम आप सारा भूल जाइए, मेडिसिन बहुत अच्छे से लीजिए। सेफ्टी टिप्स की अगर हम बात करें जो बच्चों में या फिर बुजुर्गों में होता है क्योंकि वो ज़्यादातर घर में स्टे करते हैं महिलाओं में, तो आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप अगर गिर भी जाते हैं, फिट आता भी है तो आपको चोट ना लगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेस नहीं रखना चाहिए घर में, जहाँ भी आपका रूम है जिसमें वो व्यक्ति स्टे करते हैं या फिर आपका जो कॉमन एरिया है उसमें भी छोटी-सी चीज़ है जैसे टेबल है, टेबल के एजेस वगैरह आपके स्मूथ होने चाहिए। आपको नीचे जो है कुछ सॉफ्ट कुशन या फिर रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति गिर भी जाए तो उतना चोट ना लगे। सिमिलरली आपको स्टेयर्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए कि अगर बार-बार फिट्स आता है तो उनको चोट ना लगे। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये काफ़ी बिग डिफरेंस प्रोड्यूस करता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में मिर्गी की वजह से समस्या तो छोटी है, गिर गए तो सर फट गया है, आँखों में चोट लग गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो सेकेंडरी हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो गिरने से व्यक्ति को क्या हार्म हो सकता है आपके घर में, रूम में क्या ऐसा है, तो उसको जस्ट आपको हटाना है वहाँ से और उसको उनके लिए सेफ बनाना है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि अगर यूथ हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, सेफ्टी टिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए खास करके कि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, जैसे हाइट पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं या फिर स्विमिंग, ये सब चीज़ें बिल्कुल मना होता है। ड्राइविंग आपको जो है अगर लगता है किसी तरह अच्छे से कंट्रोल नहीं है, तो आपको ड्राइविंग अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं, महानगरों में, तो आपको डोर पे खड़े नहीं रहना है, आप हमेशा अंदर की तरफ खड़े रहिए। तो इन सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? सबसे इम्पोर्टेंट मैं इन नटसेल एक मैसेज देना चाहूँगा कि पहली बात है एपिलेप्सी कॉन्टेजियस नहीं है। ये लोगों को छूने से, लोगों से मिलने से, बात करने से नहीं फैलता है। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आपके परिवार में हो, आपके आस-पड़ोस में हो, यदि इस तरह के लक्षण जो मैंने बताया कि सीज़र है, बार-बार हो रहा है तो एपिलेप्सी की बीमारी है। अगर ऐसा होता है तो डेफ़िनिटली आप जो है ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से मिलिए। अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन या फिर न्यूरो फिजिशियन से मिलिए। वो उसका इलाज बेहतर रूप से आपको दे पाएँगे। और जनरली 70% तक एपिलेप्सी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। आपको बिल्कुल मेडिसिन्स लेंगे, आपको नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर एपिलेप्सी के लक्षण हैं तो इलाज के लिए जाना चाहिए। अगर आप हाथ उठाएँगे तो मदद अवेलेबल है। तो आपको अगर एपिलेप्सी के लक्षण मिल रहे हैं तो ये लाइलाज नहीं है, आपको मदद लेने की आवश्यकता है, मदद उपलब्ध है। दवाइयाँ रेगुलर खाइए, मिस नहीं करिए, डॉक्टर्स की सलाह फॉलो करिए। आपको एपिलेप्सी से बिल्कुल अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है एपिलेप्सी को। Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.